कम उम्र में जो अधिकांश, जिसे हम लोग लव का नाम देते हैं, प्यार का नाम देते हैं, वो प्यार वास्तविकता है नहीं। प्यार तो भाई बहन में भी होता है, माँ बाप से भी। अगर में उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं, जहाँ योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार से पहले के सरकार के बारे में आप परिकल्पना कीजिए। देखिए, अभी हम लोग फिलहाल तमाम मीडिया कर्मी जो हैं त्रिवेणीगंज में मौजूद हैं, और हमारे साथ में एक समाज सेवी भी कह सकते हैं, जो कि बिहारी युवा मंच के फाउंडर भी हैं, और ये लगातार पर्यावरण के प्रति भी जागरूक रहते हैं और साथ में लोगों को भी जागरूक करने का काम करते हैं। तो हमारे साथ में जो है सर हैं, और सर का सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे। सर बताइएगा सर परिचय अपना। जी, सब मीडिया कर्मी को मेरी तरफ से नमस्कार, और सारे दर्शक को भी मेरी तरफ से नमस्कार। मैं योगेंद्र यादव योगी, अध्यक्ष बिहारी युवा मंच त्रिवेणी, और एक समाज सेवी हूँ। सामाजिक व्यवस्था के लिए मैं अनवरत मेहनत करता रहता हूँ, और समाज में जो खासतौर से कुरीतियाँ हैं उसके विरुद्ध मैं हर हमेशा कार्यरत रहता हूँ। जी जी, सर बात कर लिया जाए अगर समाज में कुरीतियों की, तो कई कुरीतियाँ हैं। जैसे लोगों को देखते हैं बराबर जो है ये मृत्यु भोज पर भी आवाज़ उठाते हैं, दहेज प्रथा पर भी आवाज़ उठाते हैं, और ऐसे कई सामाजिक कुरीतियाँ हैं। तो आप सर मुख्य रूप से किन कुरीतियों को दूर करना चाहते हैं समाज से? सबसे पहली बात है कि समाज की जो व्यवस्थाएं हैं, खासतौर से पूर्व प्रचलित जो कार्यक्रम है समाज में, बहुत सारी प्रथाएं हैं जो समाज को दलदल में धकेल रही है। जैसे आपने चर्चा किया कि मृत्यु भोज, जी, मृत्यु भोज का मैं प्रबल विरोधी हूँ। अपने गांव में विगत 2 वर्ष पूर्व मैंने काफ़ी मेहनत किया, और 3 रोज जो हमारे यहाँ भोज का कार्यक्रम होता है, खासतौर से मृत्यु भोज में, ये नखवाल, श्राद्ध और संपिंडन, तो काफ़ी मेहनत के बाद हम लोगों ने 1 रोज का प्रचलन प्रारंभ किया। 2 वर्ष तक चला, लेकिन गांव में सबसे बड़ी समस्या है कि समाज के व्यवस्था को सही दिशा में ले जाने वाले लोग कुछ कम हैं, और भटकाने वाले लोग अधिक हैं। भटकाने वाले लोगों की संख्या अधिक हो जाती है, जिसके चलते कभी कभी हम लोग असफल भी हो जाते हैं। दहेज से संबंधित अभी जो कुरीति है, खासतौर से दहेज के चलते बेमेल लड़के लड़कियों की शादी होती है, समय पर लोग अपने बच्ची की शादी नहीं कर पाते हैं। अगर शादी होती भी है तो दहेज के चलते कितना परिवार बिखर जाता है। तो इसके विरुद्ध भी हम लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, लोगों को समझाते हैं, प्रयास करते हैं कि बगैर दहेज का शादी हो, आदर्श विवाह हो। और हम लोगों ने अपनी टीम के माध्यम से जो अभी तक मेहनत किया है, तो हर साल लगभग 5 या 6, अधिक तो नहीं कहूँगा, 5 या 6 शादी जरूर हम लोग बगैर दहेज का करवा देते हैं। और उसमें प्रयास रहता है कि अगर अंतर्जातीय विवाह भी हो, जिसमें सरकार खासतौर से बढ़ावा दे रही है, और अंतर्जातीय विवाह जब होता है तो लड़के लड़कियों का जो मेल होता है आपस में, वो आजीवन पर्यंत एक पारिवारिक समन्वयता बना हुआ रहता है, आपसी प्रेम होता है। तो इसीलिए हम लोग उस पर भी जोर देते हैं कि आदर्श विवाह हो, अगर अंतर्जातीय भी हो तो हम लोग इसमें प्रयास करते हैं, पहल करते हैं और करवाते हैं। अच्छा सर, आदर्श विवाह की बात आई तो एक चीज़ पर चर्चा करेंगे। आजकल देखा जाता है कि अधिकतर युवा एवं युवतियाँ जो है लव मैरिज भी कर लेते हैं, लव अफेयर करते हैं, लेकिन उनके गार्जियन लोग जो है अधिकतर उनके अगेंस्ट में आ जाते हैं। इसको लेकर क्या कहिएगा? एक चीज़ है, आप हम अपने लोगों को, सारे लोगों को एक चीज़ निश्चित रूप से देखना होगा कि लव की परिभाषा क्या होती है। कम उम्र में जो अधिकांश, जिसे हम लोग लव का नाम देते हैं, प्यार का नाम देते हैं, वो प्यार वास्तविकता है नहीं। प्यार तो भाई बहन में भी होता है, माँ बाप से भी होता है, लड़के लड़कियों में। लेकिन कम उम्र के लड़के लड़कियों में जो अक्सर आप जिसे आजकल के समय में लव का नाम दे रहे हैं, वो लव होता नहीं, वो एक शारीरिक आकर्षण है, और वो बगैर जवाबदेही का। लव तो वो होता है ना, जिसमें एक दूसरे के लिए लोग जान देने को तैयार होते हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पण होता है। लव ये नहीं होता है कि हम किसी और का शरीर प्राप्त करें और वो हमारा शरीर प्राप्त करे, वो तो लव नहीं होता है। लेकिन कम उम्र का जो आकर्षण होता है
वो लव नहीं है, वो सिर्फ शारीरिक आकर्षण होता है। जी जी जी। गार्जियन अक्सर उस जगह पर विरोध किया करते हैं जो मैं देखता आ रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जितना भी पंचायत करते हैं, गाँव घर में समझौता करते हैं, तो अधिकांश जो होता है ये मामला कम उम्र के लड़के लड़कियों में होता है, जिसको कोई समझ, जिंदगी का कोई जवाबदेही नहीं है, अपने जीवन के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन कहते हैं कि लव हो। जी जी। एक अगर यदि आप इस बात को करीब से देखेंगे तो आप पाएंगे कि गार्जियन अगर विरोध करते हैं तो वहाँ कहीं न कहीं उनकी भूमिका आवश्यकता हो जाती है कि वो विरोध करें, क्योंकि वह बच्चे जो रास्ते से भटक चुके हैं उसे अगर छोड़ दिया जाएगा तो वो निश्चित रूप से उसका जीवन नर्क हो जाता है, जो आए दिन देखने को मिलता है। आकर्षण हुआ, प्रेम हुआ, दोनों भाग गए, कुछ दिनों के बाद फिर बीमार हो गए। लेकिन मैं तमाम गार्जियन से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अगर लड़के और लड़कियाँ बालिग हैं और अपने जीवन की जवाबदेही को समझते हुए अगर प्यार होता है तो वह किसी भी जाति, धर्म, विशेष समुदाय को हों, गार्जियन की जवाबदेही बन जाती है कि उसे एक कर दिया जाए, उसे शादी के बंधन में बांध दिया जाए, क्योंकि ये घटनाएं तब होती है जब दोनों एक दूसरे को मन से, तन से और वचन से एक दूसरे को आपस में अपना मान चुके हो। सर आजकल सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, जहाँ तक सर लव पे चर्चा हो रही है तो सर आजकल देखने को मिलता है कि इंस्टा पे, फेसबुक, मैसेंजर से प्यार हो जाता है, तो इनके लिए सर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि प्यार तो कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिन तक चलता है वो प्यार, शादी, फिर आगे चल करके वो रिश्ता टूट जाता है। सर मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहूँगा, इंस्टा पे, फेसबुक पे या सोशल मीडिया पर जो प्यार होता है जी, वो मैंने पहले भी प्यार का परिभाषा आपको बताया, वो प्यार नहीं, वो एक आकर्षण है। मैंने देखा है कि इंस्टाग्राम पे अक्सर लड़के या लड़कियाँ जो भी फोटो या वीडियो पोस्ट किया करते हैं उसमें फिल्टर का एक सिस्टम होता है, काली लड़कियाँ वो गोरी हो जाती है जी, तो वो तो एक दूसरे को मोबाइल पर देख करके पसंद करने लगते हैं, लेकिन उसके वास्तविक जीवन के बारे में उसका तो कोई एक दूसरे को अनुभव होता नहीं है। वास्तविक अनुभव कब होता है? जब दोनों भाग करके शादी कर लेते हैं, साथ गुजारने लगते हैं, फिर वो एक दूसरे को समझ पाते हैं, तब उसे लगता है कि मेरे लिए ये नहीं परफेक्ट है और मैं उनके लिए परफेक्ट नहीं हूँ। तो जब देखिए, शादी का बंधन ऐसा बंधन है जब एक दूसरे के प्रति समर्पण नहीं होगा तो शादी नहीं चल पाएगी। जी जी। चाहे वह अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, व्यक्ति अगर यदि युवावस्था में है, वह बालिग हो चुका है, अपने जिंदगी के सारे जिम्मेवारियों को समझते हुए अगर प्यार करता है तो निश्चित रूप से उस संबंध की भी जिम्मेवारी को वह समझता है। लेकिन इंस्टा पर, फेसबुक पर जो प्यार होता है वो किसी के बारे में कुछ पता नहीं होता है, सिर्फ उसका वीडियो, फोटो देखता है, आकर्षण होता है और एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाता है। लेकिन सच्चाई जब सामने आती है तो वह एक दूसरे के लिए बना नहीं होता है, तो अलग होना तो स्वाभाविक है। जी जी जी। नवीन जी कुछ आगामी विधानसभा को लेकर क्या आपका राय है? जी, विधानसभा की जहाँ तक बात है, बिहार विधानसभा जो अगले 2025 में जो होने वाली है, जितनी भी पार्टियां अभी अपने अपने नाम का एजेंडा बना करके पब्लिक तक पहुंचाने का काम कर रही है, मैं देख पा रहा हूं, अगर उसको बेहतर तरीके से अध्ययन किया जाए, मैं किसी खास पार्टी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं भी खास पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो जितनी भी पार्टियां अभी अपना अपना मुद्दा बना करके समाज तक पहुंचाने का काम कर रही है, अगर उसे आप नज़दीक से देखेंगे, अध्ययन करेंगे तो सब कुछ लगेगा कि कोई पब्लिक के लिए नहीं है। पब्लिक को किस चीज़ से विकास होगा? अब बिहार में आप देख रहे हैं कि एक भी इंडस्ट्रीज नहीं है जिससे लोगों का आर्थिक विकास होगा, और आप समझ सकते हैं कि आर्थिक विकास पर ही सारा चीज़ निर्भर करता है, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो या पारिवारिक हो, सब विकास आर्थिक विकास पर डिपेंड करता है। आर्थिक विकास के लिए इस राज्य में एक भी इंडस्ट्रीज नहीं है, और जितनी भी पार्टियां हैं वो किसी इंडस्ट्रीज लगाने का बात नहीं कर रही है। आप देखेंगे वो भाई बहन की योजना हो, पति पत्नी की योजना हो, मोबाइल की योजना हो, सारी बकवास वाली योजनाएं ला करके लोगों को भटकाने का काम करती है। पब्लिक जागरूक नहीं है, पब्लिक को राजनीतिक स्तर से जागरूक होने के लिए प्रेरित किया भी नहीं जाता है, क्योंकि हर एक पार्टियां समझती है कि पब्लिक जागरूक हो जाएगी तो उस रोज मेरे पीछे चलना बंद कर देगी। तो ऐसी योजनाएं लाता है, पार्टियां लाती है जिससे आदमी भटक जाए।
मैं तो कहता हूं कि जो पार्टी इस राज्य में कोई इंडस्ट्रीज लाने की बात करे, इस राज्य को केंद्र के स्तर पर विशेष दर्जा दिलाने की बात करे, उसे वोट देना चाहिए। तो सर आपके अनुसार से वह पार्टी कौन है? मेरे अनुसार से आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। बगल में उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं, जहां योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार से पहले के सरकार के बारे में आप परिकल्पना कीजिए क्या माहौल था। और आज पब्लिक तो वही है, सारी व्यवस्थाएं वही है, प्रशासन भी वही है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के बदलने से क्या हो गया, वह सारा कुछ आपके सामने है। तो मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि अगर इस राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो जाए आगामी विधानसभा में, तो जैसे यूपी में कायाकल्प हुआ है वैसे यहाँ भी हो जाएगा। और लोगों को जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए हर जन जन को मेहनत करने की आवश्यकता है, अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ तो लोग जाति धर्म में बटे हुए हैं। अगर खास समुदाय के कोई यादव जाति के लोग हैं तो वो कहते हैं कि मैं आरजेडी का खास वर्कर हूँ, लेकिन बनिया समुदाय के हैं तो वो कहते हैं मैं बीजेपी का हूँ। लेकिन नहीं है, हमें अपना सोच बदलना होगा। मेरे लिए जो सरकार अच्छा काम कर सकती है, जो हमारे विकास के लिए काम कर सकती है, वह कोई भी पार्टी वोट उसे देना चाहिए था। और वह पार्टी मेरे समझ से भारतीय जनता पार्टी है। और अगली बार अगर यदि पूर्ण बहुमत के साथ इस राज्य में आई तो निश्चित रूप से यह राज्य बिहार नहीं, बिहार के आगे कुछ और। अभी अमित शाह का और नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया जा रहा है। अम्बेडकर जी के बारे में कुछ गलत बोल दिए, जैसा कि आरजेडी के समर्थकों ने कह रहे हैं, कांग्रेस के समर्थकों ने कह रहे हैं। इस पे आपका क्या राय है कि ऐसा क्या वर्ड था? वर्ड को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये लोग भी समझे कि वर्ड का मीनिंग क्या था, कि इसे नहीं कर। असल में अमित शाह जी का अभिभाषण जो कुछ भी हुआ हो, मैं नहीं पढ़ पाया, ना देख पाया हूँ। अगर आपको जानकारी है, आप अगर बता दें तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन ये पूरी तरह पॉलिटिकल स्टंट है। फिल्म में जो एक मकान से दूसरे मकान पर कूदने का स्टंट फिल्मी कलाकार किया करते हैं, उसी तरह ठीक यह एक पॉलिटिकल स्टंट है। कौन क्या कह दिया, उससे क्या हो गया। अयोध्या में राम जी की मूर्ति बनी और वह उसके चेहरा से ऐसा लगता था कि वो बोल रहे हैं। ये पॉलिटिकल स्टंट है। यह कौन सी मुद्दा हो गई? मुद्दा तो एक बात आप बताइए कि ये जो अम्बेडकर जी के बारे में कुछ बोल गए अमित शाह जी, और उस पर एक मुद्दा बना दिया गया, पब्लिक को उससे क्या फायदा हो सकता है? कोई फायदा तो नहीं। पब्लिक के फायदे की बात हो ना, वो आरजेडी हो, जदयू हो या बीजेपी हो, कोई भी बात करे पब्लिक के लिए करे ना। ये डेमोक्रेसी पब्लिक के लिए है। अच्छा सर, विशेष राज्य की दर्जा पर जो है चर्चा हुई, तो सवाल ये है कि यही नीतीश जी पहले विशेष राज्य की दर्जा का मांग कर रहे थे, और पिछले कई सालों से जो है गठबंधन में भी है, और कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार भी है बिहार में। तो फिर अब क्या दिक्कत हो रही है? अब क्यों नहीं मिल रहा विशेष राज्य की? मैंने आपको पूरे चर्चा के दरमियान किसी खास पार्टी का मैंने पक्ष नहीं लिया है। जदयू हो, आरजेडी हो, मैं ये नहीं कहता कि नीतीश जी बहुत अच्छे हैं। नीतीश जी पहले कुछ पॉलिटिकल स्टंट होता है लोगों को भुलाने का। अगर कोई खास मुद्दा आया जिससे किसी खास पार्टी को नुकसान होने वाला है, तो कोई ऐसा मुद्दा पॉलिटिकल लोग खड़ा कर देते हैं जिससे आदमी का ध्यान उधर से भटक जाता है। तो उस समय नीतीश जी को जरूरत था कि हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, बीजेपी ने नहीं दिया, इसलिए मैं आरजेडी के साथ आया, कहने के लिए उन्होंने एक स्टंट अपनाया। अब उसके साथ है तो सारी चीज सब कुछ अच्छा है। लेकिन मैं तो पब्लिक की तरफ से कह रहा हूं कि ये जरूरत है। मैं किसी खास पार्टी के पक्ष में नहीं बात कर रहा हूं आपसे। अगर आप घूमते हैं, हर जगह जाते हैं, और अगर अदर स्टेट में आप चले जाइए, आप यूपी में चले जाइए, आप तमिलनाडु में, कर्नाटक में चले जाइए, बेंगलोर में चले जाइए, क्या आपको यही हालत नजर आता है? क्या आपके इस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? पार्टी कोई भी हो, अगर नीतीश जी आज उस मुद्दे को छोड़ दिए तो वह गलत किए हैं।
इससे तो सर यही ना साबित हो रहा है कि मान लीजिए बीजेपी से अलग थे तो बराबर आवाज उठाते थे, अभी बीजेपी में चल गए तो चुप हो गए। लोग इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि कोई भी बीजेपी में चला जाता है तो गंगा नहा लेता है, दूध से धुला जाता है, इसका मतलब यही है। जी देखिए, ये बात है, कुछ बातें हैं जिसको मानना होगा। अब ये जो आपने कहा कि बीजेपी में चले जाने के बाद दूध से नहा जाता है, कुछ इससे पहले कुछ ऐसे काम हुए, जैसे लालू जी के समय में हुए, जगन्नाथ मिश्रा के समय में हुए, चारा घोटाला वाली बात आई, तो उस समय ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन पूरी राजनीति की जो प्रक्रिया होती है वह सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए होती है। आप इसको देखेंगे करीब से तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। तो ये सारा स्टंट मैंने कहा ना। लेकिन सर अभी तो समय था नीतीश कुमार जी को जो विशेष राज्य का दर्जा वो ले सकते थे, फिर क्यों नहीं ले रहे? अगर आप गहराई में जाना चाहेंगे तो समय था, लेकिन नीतीश जी की एक मजबूरी भी थी। क्या? आप नीतीश जी को कुर्सी चाहिए था, आप जानते हैं कुर्सी पकड़ आदमी है ये, कुर्सी के बगैर ये एक कदम चल नहीं सकते हैं। अगर विशेष राज्य का ये दर्जा मांग करते तो आप विधानसभा में इसका कितना नंबर है? 39, और बीजेपी का कितना है? 74। तो इस स्थिति में क्या ये मुख्यमंत्री हो सकते थे? तो इनकी एक मजबूरी थी कि मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूं, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा छोड़ना होगा। क्योंकि सेंट्रल केंद्र सरकार में सिर्फ मांग लिया और हो गया ऐसी बात तो नहीं है, संघर्ष तो करना होगा, और संघर्ष के लिए इसके पास वो ताकत है नहीं जो वास्तविकता है। पब्लिक को फायदा हो या ना हो उससे किसी पॉलिटिकल पार्टी को मतलब नहीं होता है, मतलब होता है कि हमारी कुर्सी बची रहे। तो ये स्टंट सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए था। पहले एक बहाना था, चूंकि मुझे बीजेपी को छोड़ना है, आरजेडी के साथ जाना है, तो नीतीश जी ने अपना एक स्टंट खेला कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, जिसके चलते मैं छोड़ दिया। अब उनको कुर्सी बचाना उनकी मजबूरी थी, जिसके चलते उसके साथ है। तो फिर वो भुला गए कि विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है। लेकिन पब्लिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि इस राज्य के जनता के लिए बहुत जरूरी है कि इस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा। सर बिहार में शराब बंद है, लेकिन अभी के दौर में हर जगह जो है शराब मिल रहा है, हर घर में जो है डिलीवरी हो रहा है, एक फोन करने के बाद जो है उनके घर पहुंच जाता है। इस पे आपका क्या चर्चा है? ये शराबबंदी जो है एक बहाना है। मैं तो कहना चाहूँगा सरकार की ये नीति पूरी तरह गलत है। शराबबंदी के नाम पर, जो जांच के नाम पर लूटा जा रहा है, ये पब्लिक को लूटा जा रहा है। शराबबंदी के नाम पर राजस्व की क्षति हो रही है, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य की सारी व्यवस्थाएं सरकार की चल जाती थी, और शराबबंदी के बाद उतना अधिभार लोगों के जेब पर पड़ा है। हर चीज़ महंगा हो गया है। दूसरी तरफ शराब कारोबारियों को पकड़ने के लिए जो टीम बनाई गई है उस पर सरकार पैसा लगा रही है, वो भी पब्लिक का पैसा है। एक डबल शोषण पब्लिक का हो रहा है। एक तरफ राजस्व की कमी है, हर चीज महंगा हो रहा है, दूसरी तरफ उस शराब कारोबारियों को पकड़ने के लिए जो नीति बनाई गई है, जो व्यवस्था बनाया गया, उसमें जो पैसा अधिभार पड़ रहा है वो भी पब्लिक के जेब से भुगतान हो रहा है। तो ये सरकार की नीति पूरी तरह फेल्योर नीति है, इसे वापस लेना चाहिए और फिर से एक व्यवस्था करनी चाहिए जिसके तहत जो आज जो शराब पीने वाले हैं वो पीते हैं, कल भी पिएंगे, लेकिन कम से कम उसका टैक्स गवर्नमेंट के खाते में तो जाएगा, उससे विकास का काम तो होगा। ये पूरी तरह फेल्योर नीति है। सरकार पब्लिक को लूटने के लिए ये नीति बनाई है। मैं इससे ज़्यादा इसे कुछ नहीं समझता। लेकिन सर ये होता है ना कि अभी भी सरकार के पास जो है ये शराब का पैसा ब्लैक मनी के तौर पे रखा हुआ जाता है। पैसा का मान्यता जो होता है, जो पब्लिक टैक्स के रूप में भुगतान करते हैं। हाँ। ब्लैक मनी कैसे किसके पास जाता है वो उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर सकते। तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे जनता जागरूक हो, इसके लिए आपके? मैं ये कहना चाहूँगा हर एक जनता से कि आप दुनिया के बारे में सोचना छोड़कर पहले अपने आपके बारे में सोचिए। हर एक आदमी सिर्फ अपने बारे में सोचे कि मेरा विकास कैसे होगा, मेरे परिवार का विकास कैसे होगा। हर आदमी अपने लिए सोचना प्रारंभ कर देगा, पूरा समाज निश्चित रूप से सही रास्ते पर चला जाएगा और विकास निश्चित रूप से बहुत तेजी से राज करेगा। अच्छा सर, बड़े लोगों की बात तो हो गई, अब जो है आगे में पंचायत चुनाव भी है
और पता चला कि पिछले बार भी जो है आप प्रत्याशी थे। आपका क्या विचार है? नगर परिषद, अच्छा अच्छा, नगर परिषद चुनाव अभी जी नगर परिषद में आता है। नगर परिषद कौन सा पंचायत ये है सर? अब पंचायत नहीं रहा। नगर परिषद त्रिवेणीगंज। अभी नगर परिषद त्रिवेणीगंज ये है। और मेरी मिसेज, मेरी धर्मपत्नी चेयरमैन से चुनाव लड़ी थी जी जी। और हालांकि मैं जीत नहीं पाया, वो अलग बात है, लेकिन समाज में एक पहचान, एक छवि हमारी जो है सारे लोग अपने मानते हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आगे का सर तैयारी फिर अगले बार का कुछ है सोच? अगले बार के लिए सोच यही कि देखिए, मैं तो यही जानता हूँ, समझ सकता हूँ कि जितने आदमी हमारे साथ आए, जिन्होंने हमें वोट दिया, वो हमें समझ पाए। शेष जिन्होंने हमें नहीं वोट दिया, हो सकता है वो हमें समझ नहीं पाए होंगे, हमारी भावना से अवगत नहीं हो पाए होंगे। तो हमारी कोशिश रहती है कि हर कोई व्यक्ति उनके पास पहुँचे जो मजबूर है, किसी न किसी समस्या में है, और उसके निदान के लिए मैं हर संभव प्रयास करता हूँ। हो सकता है कि इससे उनके मन में हमारे प्रति भावना जागृत हो और कल वो। सर, उसी निदान के लिए तो आप बिहारी युवा मंच का भी गठन किए हैं। जी, उसी निदान के उद्देश्य से ही, और सारे समुदाय के लोगों, अभी हमारे यहाँ जो एक समस्या बन चुकी है, जाति और धर्म में लोग बटे हुए हैं, सारे लोगों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से हमने बिहारी युवा मंच का निर्माण किया। और खुशी हो रही है कि सफलता भी बहुत अधिक मिल रही है। सारे जाति धर्म के लोग एक मंच पर आकर हर खुशी और त्यौहार मनाया करते हैं, साथ में मिलकर के काम करते हैं। समझ जी जी। परिचय सर बता दीजिए। मैं योगेंद्र यादव योगी, अध्यक्ष बिहारी युवा मंच।